नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और प्रत्यय के मित्रों दो रूप है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ेंगे। आओ शुरू करते हैं। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। ये मित्रों शब्दांश की परिभाषा है। मैं आपको उपसर्ग की डेफिनेशन बताता हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस क्या है। उपसर्ग मित्रों किसी शब्द के आगे लगते हैं और वो एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय हैं किसी शब्द के पीछे लगते हैं और सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना कि उपसर्ग आगे लगते हैं शब्द के और प्रत्यय पीछे लगते हैं। बस मूल अंतर इसी में यही है, और शब्द सार्थक होना चाहिए दोस्तों, ये भी ज़रूरी है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, तथा अधिक से अधिक दोस्तों के जो फेसबुक है उसकी स्टोरी है या जो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस है उस पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को लाभ होगा। और ग्रुप वगैरह में ज़रूर शेयर किया करें। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग शब्द उपधनसर्ग, देखो उपसर्ग की परिभाषा लिखी है। उपधनसर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है, यानी सर्ग से बना में तो उप तो लगा इसके आगे। सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। सर्ग का निर्माण क्या होता है? जोड़ना या निर्माण करना। उप यानी पहले जोड़ते हैं सबसे पहले। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, उपधनहार, उपहार होता है, तो इसमें हार मूल शब्द हो गया और उप हो गया, उपसर्ग हो गया। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग हैं हिंदी भाषा में, जिसमें एक तो संस्कृत के हैं, क्योंकि दोस्तों संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी है, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से ही बनी है, और हिंदी के उपसर्ग जो हम प्रयोग में करते हैं वो। और एक उर्दू और विदेशी भाषा के शब्द जो भी वर्तमान में हम, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी समय तक मुग़लों का राज रहा है, विदेशियों का, अंग्रेज़ों का इत्यादि का राज रहा है, तो कई शब्द आज इन भाषाओं के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी उपसर्ग आजकल हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। तो 3 तरह की भाषाओं के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहली संस्कृत भाषा के, दूसरा हिंदी का, तीसरा उर्दू और विदेशी भाषा के। अब पहले देखते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं दोस्तों। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में? 22 उपसर्ग होते हैं। ये आपको बिल्कुल करेक्ट याद होना चाहिए। ये सीधा सवाल पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, तो ऑप्शन दे रखे होंगे 20, 22, 24, 25। तो हमें बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये दोस्तों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो संस्कृत भाषा की जननी है, संस्कृत हिंदी भाषा की, तो इसके कई शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए, इसलिए ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त करते हैं हम। ये अति शब्द हैं संस्कृत भाषा का है, अधि, अनु, अप। ये दोस्तों अब हमें लगता भी नहीं है कि संस्कृत का है हिंदी के, अब हमारा को हिंदी के ही लगते हैं, लेकिन मूल रूप से ये संस्कृत के शब्द हैं। अब देखते हैं क्या क्या अर्थ बनता है इनका। क्या पहला उपसर्ग है, फिर अर्थ है, ये शब्द है। ये अति उपसर्ग है, और अति का अर्थ होता है दोस्तों ऊपर, अधिक और परे, ये अर्थ होता है। जैसे कोई अति हो जाती है, अतिरिक्त, ऊपर। अब इनके शब्द हैं अति प्रिय, जो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। फिर होता है अतिरिक्त, ये भी इसका शब्द है। और अत्यधिक, यानी जो अधिक होता है वो। अतीन्द्रिय, अतिधन इंद्रिय, जो इंद्रियों की अधिकता हो जाती है वो है। और इसके अलावा है अतिसार, सार की अधिकता होती है। ये सारे शब्द अति उपसर्ग से बनते हैं। अति प्रिय, अतिरिक्त, इसमें देख लो आप, अति तो है उपसर्ग है और प्रिय मूल शब्द है। इसी तरह
अति उपसर्ग हो गया, ये रिक्त मूल शब्द है। इसमें भी अति धन अधिक, ये मित्रों अधिक है, तो अधिक मूल शब्द हो गया, इंद्रिय मूल शब्द हो गया, इसमें सार मूल शब्द हो गया। फिर है अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान, किसी के अधीन होता है, अधि अंतर्गत। अधिकार बन गया, अधिशेष बन गया, अधिकरण बन गया, अधिष्ठाता। इसमें अधि उपसर्ग है और ये कार, शेष, करण और अधिष्ठाता, यठाता, ये इनके मूल शब्द हैं। फिर देखते हैं अनु। अनु में दोस्तों, अनु का मतलब होता है सादृश्य या पीछे। अनु का अर्थ होता है सादृश्य या पीछे। अनु से बनेगा अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज, ये शब्द बनते हैं। फिर अप होता है दोस्तों, अप का अर्थ होता है निरादर या दीनता, किसी का निरादर करते हैं या दीनता, गरीबी होती है। अप से बनेगा अपमान, अपयश, अपवह, अपकीर्ति, ये शब्द बनते हैं। और इसी तरह अपि उपसर्ग होगा, अपि का अर्थ होगा निश्चय या भी, अपितु, अपिधान, अपिहित, अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ, ये शब्द बनते हैं। इसमें तू मूल शब्द हैं, दान मूल शब्द हैं, हित मूल शब्द हैं। तो आपको इसका अलग करना भी आना चाहिए, किस तरह अलग करते हैं। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों अभी। अभी का क्या मतलब होता है? अभी का अर्थ होता है पास या सामने, किसी के नज़दीक होता है उसको। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान, ये इससे शब्द बनते हैं। इसमें आपको यदि पूछ ले कौन सा मूल शब्द है, कौन सा उपसर्ग है, तो मूल तो अभी है ही। इसमें मान हो गया, वादन हो गया, शेक हो गया, मुख हो गया और यान हो गया, ये मूल शब्द है। फिर है अवयव, दोस्तों अव उपसर्ग है दोस्तों। अव का मतलब होता है अनादर या हीनता, अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगहन। फिर आ है उपसर्ग। आ का मतलब होता है पूर्ण, विपरीत या सीमा, आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन, ये 2 बार आ गया दोस्तों। आभार। उत्योदय, इसका मतलब होता है उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ। उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान और उत्तम। फिर अगला है उप। उप का समीपता, सहायता या गौण। उपहार, उपवास और उपदेश, ये इसके अर्थ बनते हैं। अगला है दुर या दुष। दुर या दुष का मतलब होता है निंदा, कठिनाई या बुरा। तो दुर का बनेगा दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, ये इसके शब्द बनते हैं दुर या दुष उपसर्ग से। जिसमें मूल शब्द पूछ लें तो गुण हो गया दुर्गुण, दुर्धन आचार, आचार हो गया, साहस हो गया, जन हो गया, कर्म हो गया, चरित्र हो गया, ये इसके मूल शब्द हैं। नी का अर्थ होता है निषेध या अधिकता, निवारण, निषेध, निलय। फिर अगला है निर या निस। तो इसका अर्थ होगा निषेध, रहित या बिना, निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज, ये इसके अर्थ है दोस्तों। फिर अगला देखते हैं प्रय या अधिक। प्रय का अर्थ होगा अधिक, आगे या ऊपर। तो इसका मतलब हुआ प्रहार, प्रबल, प्रयोग। फिर अगला है दोस्तों प्रति। प्रति का अर्थ होगा समानता और प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। फिर है परा। परा का अर्थ होगा विपरीत, उल्टा या पीछे, पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, ये इसके अर्थ हैं। फिर अगला देखते हैं। 16 हो चुके दोस्तों। परि। परि का अर्थ होगा चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। फिर नेक्स्ट है सम। सम का अर्थ होगा पूर्णता या सुंदर, समधन योग, समधन मान, समधन सार। तो सम से बनेगा संयोग, सम्मान, संसार। इसमें योग, मान और सार ये मूल शब्द हैं और बाकी सम उपसर्ग हैं।
तो आपको दोस्तों ये खुद निकाल लेना है, क्योंकि मैं सबको बताऊंगा मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। सु का होगा अर्थ शुभ, अच्छा या सहज। सुयोग, सुलभ, सुगम, ये इसके शब्द बनते हैं, जिसमें योग, लब और गम ये मूल शब्द हैं, बाकी सु उपसर्ग है। फिर वी का अर्थ होगा विशेष या अभाव, विदेश, विहीन और विभाग, जिसमें वी उपसर्ग है, और देश, हीन और भाग मूल शब्द हैं। फिर अगला है स्व का अर्थ होता है अपना या निजी, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। इसमें दोस्तों तंत्र, देश ये मूल शब्द हैं, और स्वार्थ का दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सुधन अर्थ होगा, तो अर्थ मूल शब्द है, इसको सु से सब बना है, सब अर्थ अपना अर्थ होता जो। तो इस तरह दोस्तों ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग पूरे होते हैं। इसमें 22 उपसर्ग होते हैं, पर 21 दे रखे हैं, आपको याद रखना है कि 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग हैं, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। ये 22वां है, उद है दोस्तों, हिंदी में उत का प्रयोग करेंगे। ये 22 हो गए। अब देखेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग, जो हिंदी के मूल उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके यानी तद्भव करके उपसर्ग का निर्माण किया जाता है। दोस्तों जैसे जैसे संस्कृत भाषा में परिवर्तन हुआ है, वैसे वैसे हिंदी भाषा में उपसर्ग आते रहे। अब आप में ये तद्भव का मतलब क्या देखते हैं। तद्भव का अर्थ होता है दोस्तों संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। और तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। अब जैसे हिंदी से पहले हमने संस्कृत भाषा के उपसर्ग पढ़े थे, वो तत्सम है, क्योंकि वो वैसे के वैसे एज इट इज़ हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। और ये तद्भव है, क्योंकि संस्कृत से इनका उद्भव हुआ है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले उपसर्ग हैं, फिर उनका अर्थ और उदाहरण। ये उपसर्ग है दोस्तों। ए हो गया, ए का अर्थ होता नहीं, ए काज, अचेत, अटल। इसमें काज, चेत और अटल ये इसके मूल शब्द हो गए। फिर दोस्तों ऊ उपसर्ग है। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना, ये इसके शब्द बन गए। औ बुरा या नीचे, अवगुण, अघट, औसर, गुण, घट, सर ये मूल शब्द हैं। अन का अर्थ होता है बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध का मतलब होगा आधा, अध मरा, अध खिला और अध पका। फिर अगला है अधः, अधः यानी नीचे, अधोपतन, अधोमुख, अधोगत, ये इसके अर्थ हो गए। और उन उपसर्ग है दोस्तों, उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 59 हो गया, 49 हो गया, 79 हो गया, 69 हो गया, 19 हो गया। ये कब होता है, हम मतलब जो 59 में कितने एक कम है 60 से, 49 में 50 से एक कम है, 79 80 से एक कम है, तो ये उन उपसर्ग हो गया। अगला है कै या कु, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। कपूत, कुढंग, कुचाल, ये इसके शब्द बने हैं। नी का अर्थ होगा विपरीत, निडर, निशान, निपट, इसके शब्द बन गए। फिर अगला दोस्तों है सु और से उपसर्ग, इसका देखते हैं। से और सु का अर्थ है अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत, ये इसके शब्द बन गए। फिर अगला है भर, ये भरा हुआ या पूरा, भरपूर, बरसक, बरमार, जिसमें पूर, सक और मार ये मूल शब्द हैं, बाकी भर उपसर्ग हैं। फिर नेक्स्ट है चौ का अर्थ होता है चार, चौमासा, चौराहा, चौखट, जिसमें मासा, राहा और इकट्ठ ये इसके मूल शब्द हैं। ये दोस्तों जो
चौ चौ बीच आगे आते हैं। बाकी समास होता तो द्विगु समास होता, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु होगा। लेकिन दोस्तों हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो चौ उपसर्ग है। ती का अर्थ है तीन, तिरंगा, तिफाई, तिमाई। फिर नेक्स्ट है दू, दू का अर्थ होगा दो, दू नाली, दू रंगा, दू मुआ। ये सारे संख्यावाची है दोस्तों, इसमें द्विगु समास होता है यदि समास होता तो। फिर अगला है पर, पर का अर्थ होता है दूसरा, परहित, परसुख, परकाज। नेक्स्ट है बिन, बिन या निषेध या अभाव, बिन देखा, बिन खाया, बिन बिहाया। चिर का अर्थ होगा सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। फिर नेक्स्ट है परा, परा का अर्थ होगा विपरीत या पीछे, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा। ये परा उपसर्ग हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं बहु उपसर्ग देखते हैं दोस्तों। बहु में क्या होता है? बहु का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक, बहुत ज़्यादा होता है। बहुमूल्य, बहुमत या बहुवचन। फिर नेक्स्ट है सह, सह यानी साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग, जिसमें सह उपसर्ग है और चर, गामी और योग मूल शब्द हैं। सम का अर्थ है पूर्णता या साथ, तो इसका मूल शब्द होगा आचार होगा, आगम होगा। सम धन आपन, आपन होगा, तो इसमें आचार, आगम और आपन ये इसके मूल शब्द हैं। अगला है सौ, सौ यानी अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। तो इस तरह दोस्तों ये हिंदी भाषा के उपसर्ग पूरे होते हैं। अब पढ़ेंगे उर्दू भाषा के शब्द यानी विदेशी भाषा के। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं, क्योंकि जब भारत पे सल्तनत काल रहा है और मुग़ल काल रहा है तो उर्दू भाषा भारत के संपर्क में आई थी। हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। अब देखते हैं क्या क्या उपसर्ग है। अल उपसर्ग है दोस्तों। अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे हम कहते हैं अलविदा, आज निश्चित रूप से विदा हो गया। अलबेला, अलमस्त, इसके ये शब्द बन गए। इसमें विदा, बेला और मस्त मूल शब्द हैं और अल उपसर्ग हैं। ना का अर्थ होता है रहित, नालायक, नापसंद, नापाक, यानी लायक रहित, पसंद रहित, पाक रहित। तो इस तरह ये शब्द बने हैं। ऐन, ठीक, ऐन वक्त, ऐन इनायत, ऐन मौका। अगला है ला या बिना, ला का अर्थ होगा बिना, लाचार, लाजवाब और लापता, इसमें शब्द बनेंगे। फिर नेक्स्ट होगा दोस्तों बद, बद बुरे को बोलते हैं दोस्तों। बद या रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज। फिर नेक्स्ट होगा बा, अनुसार या साथ, अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। फिर नेक्स्ट है गैर, गैर का अर्थ होगा रहित या बिन, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। फिर नेक्स्ट है खुश, खुश का अर्थ होगा अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। फिर नेक्स्ट है कम दोस्तों, कम का अर्थ होगा थोड़ा, कमज़ोर, कम सिन, कम अकल, यानी कमज़ोर वाला होता है तभी तो कमज़ोर बोलते हैं। कम सिन होता है, अकल कम होती है यानी थोड़ी अकल होती है। हम का अर्थ होगा साथ, हमदम, हम सफ़र, हम रहा। बिला का अर्थ होगा बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। फिर नेक्स्ट है बे, बे का अर्थ होगा अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। नेक्स्ट है दोस्तों दर, दर का अर्थ है मैं, दरअसल, दरकार, दरवेश। उसके बाद है मित्रों हर, हर यानी प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज़। फिर नेक्स्ट है बे, बे का अर्थ है साथ या पर, बेदस्तूर, बतौर, बशर्त, ये इसमें अर्थ बने हैं। फिर
इससे अगला है सर दोस्तों। सर यानी मुख्य या प्रधान। सरकार, जैसे सरकार होती है, सरदार होता है, सरताज है, ये इसके शब्द बने हैं, जिसमें कार, दार और ताज मूल शब्द हैं और बाकी सर उपसर्ग है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक। नेक का अर्थ होता है भला, नेक दिल, नेक नीयत और नेक नाम, इससे शब्द बने हैं। हेड का अर्थ होगा प्रमुख, ये अंग्रेजी के आगे दोस्तों। हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब का अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर यानी उप इंस्पेक्टर हैं। सब डिवीज़न, सब कमेटी। हाफ आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल यानी प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ये दोस्तों हमारे विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या होती है, वो पढ़ेंगे हम। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। तो इसको दोस्तों इस प्रकार समझेंगे। उपसर्ग आगे लगते हैं तो भी अंश है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं तो भी अंश है। ये मूल शब्द नहीं है और पूर्ण शब्द नहीं है। और यदि उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगे तो शब्द का पूर्ण शब्द नहीं बनेगा, फिर इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा शब्द का। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, दोनों के प्रयोग में अर्थ में अंतर आता है। बिल्कुल दोस्तों, अकेले प्रयोग नहीं करेंगे और उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अर्थ का पूरा अलग अर्थ हो जाएगा। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, कई जगह इनको साथ भी जोड़ा जा सकता है। अब उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्यय नया शब्द है। इसमें देखो दोस्तों ये मान शब्द है, इसमें दोनों शब्द जुड़े हैं, उपसर्ग भी जुड़ा है, प्रत्यय भी। अभी उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, तो अभिमानी हो गया। अभिमानी में अभी उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। मानी में कैसा हो दोस्तों, मान, मानी बोलते, मान धन ई, ये ज्ञान मूल शब्द है, उसमें ए उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अज्ञानी, ए धन ज्ञान धन ई, ये दोस्तों इस प्रकार होगा, ए धन ज्ञान धन ई। ए उपसर्ग हो गया, ज्ञान मूल शब्द हो गया और ई प्रत्यय हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं सव। सव उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता बनेगा, ये उपसर्ग हो गया सव और ये हो गया तंत्र मूल शब्द और ता हो गया प्रत्यय हो गया दोस्तों, स्वतंत्रता। तो इस प्रकार दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय में समानता ये होती है और एक साथ प्रयोग करके भी देख लिया हमने। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल हम पढ़ेंगे प्रत्यय। जय हिंद, जय भारत।